रात धीरे धीरे निर्वाह गांव पर उतर रही थी। आसमान का रंग गहरे नीले से काले में बदल रहा था और दूर पहाड़ियों के पीछे डूबते सूर्य की आखिरी लाली बादलों के किनारों को आग जैसा बना रही थी। हवा में ठंडक घुल चुकी थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे वे आपस में कोई रहस्य बांट रही हों। गांव छोटा था, शांत था और साधारण था। मिट्टी के घर, लकड़ी की बाड़ें और बीच में एक पुराना कुआं जहां शाम होते ही लोग जमा होते थे। लेकिन आज की हवा अलग थी। उसमें एक अनजाना कंपन था, जैसे धरती खुद किसी आने वाली घटना की आहट सुन रही हो। ईशान कुएं के पास बैठा था और पानी में छोटे छोटे कंकड़ फेंक रहा था। हर कंकड़ के गिरने से पानी में गोल लहरें बनती और फिर धीरे धीरे शांत हो जातीं। उसे उन लहरों को देखना अच्छा लगता था, क्योंकि वे उसे उसके अपने मन की तरह लगती थीं, ऊपर से शांत, भीतर से बेचैन। वह 17 वर्ष का था, लंबा और दुबला, गहरी आंखों वाला, जिनमें हमेशा जैसे कोई सवाल छिपा रहता था। वह बचपन से अनाथ था। उसे इतना ही पता था कि एक तूफानी रात में वह गांव के बाहर मिला था और तब से भैरो काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। पर भीतर कहीं एक खालीपन था, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता था, वह कौन है और उसके सपने इतने अजीब क्यों हैं। पिछले कुछ महीनों से उसे एक ही सपना बार बार आता था। वह एक विशाल, टूटा हुआ महल देखता था, जो काले पत्थरों से बना था और जिसकी दीवारों पर दरारें सांपों की तरह फैली हुई थीं। आकाश में एक नहीं, 7 चांद चमकते थे और उनके प्रकाश में महल भयानक और सुंदर दोनों लगता था। महल के भीतर एक लंबा गलियारा होता, जिसके अंत में एक सिंहासन दिखाई देता। उस सिंहासन पर कोई बैठा होता, पर उसका चेहरा धुंध में छिपा रहता। जैसे ही ईशान पास जाने की कोशिश करता, एक गहरी आवाज गूंजती, वापस आओ। वह आवाज न क्रोधित होती, न दयालु, बस आदेश देती हुई। और हर बार वह उसी आवाज के साथ जाग जाता, उसका दिल तेज धड़कता हुआ, हथेलियां पसीने से भीगी हुई। उस रात भी उसने वही सपना देखा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जब आवाज आई तो उसे लगा जैसे वह दूर से नहीं, उसके अपने भीतर से आ रही हो। जैसे कोई सोई हुई चीज उसके अंदर करवट ले रही हो। वह अचानक बिस्तर पर उठ बैठा। बाहर गहरी रात थी, पर खिड़की से एक अजीब नीली रोशनी झांक रही थी। उसने धीरे से खिड़की खोली और बाहर देखा। आकाश में एक तारा असामान्य रूप से चमक रहा था। वह स्थिर नहीं था, वह बढ़ रहा था, जैसे वह तारा नहीं, कोई जलता हुआ पत्थर हो जो सीधे धरती की ओर आ रहा हो। अगले ही पल एक भयानक गर्जना हुई और धरती कांप उठी। गांव के किनारे कहीं कुछ आ गिरा था। लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चे रोने लगे और कुत्ते भौंकने लगे। ईशान भी बाहर भागा। दूर धुएं का गुबार उठ रहा था और उसके भीतर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले उसे लगा कि शायद कोई उल्का गिरी है, पर फिर धुएं के भीतर से आकृतियां उभरने लगीं। वे इंसानों जैसी थीं, पर उनसे लंबी और चौड़ी, और उनकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनकी त्वचा पर दरारें थीं जिनमें से लाल रोशनी झलकती थी, जैसे उनके भीतर लावा बह रहा हो। गांव में चीख पुकार मच गई। एक प्राणी ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से आग की लपट निकली, जिसने पास के एक घर को तुरंत जला दिया। लपटें हवा में नाचने लगीं और लकड़ी की दीवारें चरमराने लगीं। ईशान के भीतर डर था, पर साथ ही एक अजीब खिंचाव भी था। उसे लगा जैसे ये दृश्य नया नहीं है, जैसे उसने इसे पहले भी कहीं देखा हो। एक प्राणी सीधे उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम से जमीन पर राख गिरती जा रही थी। उसने अपनी जलती आंखों से ईशान को देखा और धीमे स्वर में कहा, उत्तराधिकारी। ये शब्द सुनते ही ईशान के भीतर कुछ टूट गया, या शायद कुछ खुल गया। उसकी हथेली में अचानक तीव्र जलन हुई। उसने देखा कि उसकी त्वचा पर एक गोल चिन्ह उभर आया है, जिसके भीतर 7 रेखाएं घूमती हुई दिखाई दे रही थीं। चिन्ह नीली रोशनी से चमक उठा। उसी क्षण उसे लगा जैसे आसपास की दुनिया धीमी हो गई है। आग की लपटें हवा में ठहर गईं, लोग जमे हुए से दिखे और हवा तक स्थिर हो गई। सिर्फ वह चल सकता था। उसके कानों में एक गूंज उठी, जैसे 7 अलग अलग स्वर एक साथ फुसफुसा रहे हों। नीली रोशनी उसके शरीर से बाहर फैलने लगी। आग के प्राणी पीछे हट गए। उनके चेहरों पर पहली बार भय दिखाई दिया। ये जाग चुका है, उनमें से एक ने कहा। अगले ही पल वे धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गए। समय फिर से सामान्य हो गया। लपटें बुझ चुकी थीं और गांव में भारी सन्नाटा छा गया। लोग धीरे धीरे ईशान की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता नहीं, बल्कि डर था। भैरो काका उसके पास आए। उनके चेहरे पर उलझन और भय दोनों थे। तू कौन है, ईशान? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। ईशान ने अपनी हथेली की ओर देखा। चिन्ह गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। पर उसकी त्वचा अब भी गर्म थी और उसके भीतर वह गूंज अब भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। उसने उत्तर देने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले।
वह खुद नहीं जानता था कि वह कौन है। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। लोग फुसफुसाते रहे, दरवाजे बंद करते रहे और बच्चों को अपने पास सुलाते रहे। ईशान अकेले बाहर बैठा आकाश को देखता रहा। उसे लगा जैसे दूर कहीं, बहुत दूर कोई उसे देख रहा है। और उस निगाह में प्रतीक्षा थी, लंबी, धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा। हवा में फिर वही आवाज़ गूंजी, बहुत हल्की, लगभग अनसुनी, समय आ गया है। ईशान ने आंखें बंद कर लीं। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जो कुछ भी हुआ था वह शुरुआत थी, किसी बड़े खेल की, किसी प्राचीन शक्ति की, किसी ऐसी नियति की जिसे वह टाल नहीं सकता था। और कहीं अंधकार के पार 7 लोगों के बीच कोई मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उत्तराधिकारी सचमुच जाग चुका था। रात बीत गई, पर सुबह सामान्य नहीं थी। सूरज उगा, लेकिन उसकी रोशनी में वह गर्माहट नहीं थी जो हर दिन होती थी। गांव निर्वा पर एक अनकहा भय छाया हुआ था। लोग एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। जिन घरों की दीवारें रात की आग से काली हो गई थीं, वे अब भी धुएं की हल्की गंध छोड़ रही थीं। राख हवा में घुली हुई थी और हर सांस के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य स्मृति भीतर उतर रही हो। ईशान पूरी रात नहीं सोया था। वह गांव के बाहर उसी जगह बैठा रहा जहां रात को वह नीली रोशनी आसमान से उतरी थी। जमीन अब भी जली हुई थी, पर वहां कोई गड्ढा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था, कोई निशान नहीं था कि कुछ गिरा था। जैसे जो हुआ वह केवल आंखों के लिए हुआ हो, धरती के लिए नहीं। उसने अपनी हथेली को कई बार देखा, वहां कुछ नहीं था, पर जब वह आंखें बंद करता उसे वही चिन्ह भीतर घूमता महसूस होता। 7 रेखाएं, 7 धड़कनें, 7 अलग अलग स्पंदन। हवा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, इतनी शांत कि पक्षियों की आवाज भी थम गई। और फिर उसने कदमों की आहट सुनी, धीमी, संतुलित, जैसे कोई डरता नहीं बल्कि जानता हो कि वह क्यों आया है। ईशान ने पीछे मुड़कर देखा। एक स्त्री खड़ी थी, लंबी, गहरे नीले वस्त्रों में जो हवा के बिना भी हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसके बाल चांदी जैसे थे, पर वह वृद्ध नहीं थी। उसकी आंखें आकाश जैसी थीं, गहरी और स्थिर। उसकी उपस्थिति में एक अजीब शांति थी, जैसे वह इस धरती की नहीं, किसी और लोक की हो। तुमने उसे महसूस किया? उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें प्रतिध्वनि थी, जैसे एक साथ कई स्वर बोल रहे हों। ईशान खड़ा हो गया। आप कौन हैं? वह उसके करीब आए। मेरा नाम ल्यारा है, मैं वायु लोक की प्रहरी हूँ। ईशान ने कुछ क्षण उसे देखा। उसे लगा जैसे उसका मन कह रहा हो कि यह असंभव है, पर उसका हृदय कह रहा था यह सत्य है। वायुलोक, उसने धीमे से दोहराया। ल्यारा ने आकाश की ओर देखा। ये दुनिया अकेली नहीं है ईशान। जो तुम देखते हो वह केवल एक परत है। इसके पार और भी लोक हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, छाया, स्वर्ण, और एक ऐसा लोक जिसे नाम देना भी वर्जित है। और मैं। ईशान की आवाज में बेचैनी थी। ल्यारा की आंखें उस पर टिक गईं। तुम संतुलन की शपथ से बंधे हो। तुम अमरावेल के अंतिम रक्त हो। ये नाम सुनते ही उसके भीतर कुछ कांप उठा। अमरावेल, उसने ये नाम कभी नहीं सुना था, फिर भी वह परिचित लगा। जैसे किसी भूली हुई याद का दरवाज़ा हल्का सा खुला हो। अचानक उसके चारों ओर हवा घूमने लगी। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। ल्यारा ने अपना हाथ उठाया। हवा एक वृत्त में बदल गई और उस वृत्त के भीतर दृश्य उभरने लगे। एक विशाल राज्य, ऊंचे मीनार, 7 चमकते स्तंभ और बीच में एक सिंहासन। वही सिंहासन जो उसने अपने सपनों में देखा था। यह अमरावेल है, ल्यारा ने कहा। 7 लोगों के बीच संतुलन का केंद्र। जब तक वहां रक्षक बैठा था लोगों में शांति थी, पर 17 वर्ष पहले रक्षक लुप्त हो गया। ईशान का दिल जोर से धड़कने लगा। 17 वर्ष? हाँ, ल्यारा ने धीरे से कहा, उसी वर्ष जब तुम इस गांव में पाए गए। हवा थम गई, दृश्य गायब हो गया। ईशान पीछे हट गया। नहीं, ये संयोग हो सकता है। संतुलन में संयोग नहीं होते, ल्यारा ने उत्तर दिया। गांव के कुछ लोग दूर से ये सब देख रहे थे, पर उन्हें केवल हवा का घूमना दिखाई दे रहा था। वे और भी भयभीत हो गए। अगर मैं वही हूं जो आप कह रही हैं, ईशान ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? ल्यारा ने उसकी हथेली को छुआ। क्षण भर के लिए चिन्ह फिर से चमका। इस बार ईशान ने स्पष्ट महसूस किया, 7 अलग अलग दिशाओं से 7 अलग अलग ऊर्जा उसकी ओर खींच रही हैं। तुम्हें 7 तत्वों को पुनः जागृत करना होगा, ल्यारा ने कहा। हर लोक में एक मूल तत्व है। वे बिखर चुके हैं। जब तक वे एकत्र नहीं होंगे, संतुलन नहीं लौटेगा। और अगर छाया लोक पहले उन्हें पाले। वह रुक गई। तो? ईशान ने पूछा। तो लोक एक दूसरे से टकरा जाएंगे, आकाश फट जाएगा, और यह संसार जिसे तुम अपना घर कहते हो सिर्फ एक स्मृति रह जाएगा। लंबा मौन छा गया। ईशान ने गांव की ओर देखा। भैरो काका दूर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही स्वीकृति भी।
जैसे वे भीतर से जानते हों कि ये दिन आएगा। अगर मैं चला गया तो शायद वापस न आऊं, ईशान ने कहा। ल्यारा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही शपथ है। रक्षक अपना जीवन नहीं चुनता, वह संतुलन चुनता है। धीरे धीरे सूरज ऊपर उठ रहा था। ईशान ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, वापस आओ। इस बार वह डर नहीं था, वह बुलावा था। उसने आंखें खोलीं। मैं तैयार हूँ। ल्यारा ने सिर झुकाया। हवा फिर से घूमी। जमीन पर एक हल्का प्रकाश वृत्त बना। पहला कदम सबसे कठिन होता है, उसने कहा। वायु लोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ईशान ने आखिरी बार अपने गांव को देखा। मिट्टी के घर, धुआं, भैरो काका का चेहरा, बचपन की सारी यादें। फिर उसने उस प्रकाश वृत्त में कदम रखा। हवा अचानक तेज हो गई। धरती दूर होती गई। गांव धुंधला हो गया और अगले ही क्षण सब कुछ गायब हो गया। सिर्फ हवा थी और एक नया आकाश। ईशान ने महसूस किया कि उसकी यात्रा सचमुच शुरू हो चुकी है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या है। उसे नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं। पर अब लौटना संभव नहीं था, क्योंकि 7 लोगों की शपथ जाग चुकी थी। और कहीं छाया लोक की गहराइयों में एक प्राचीन सत्ता ने अपनी आंखें खोलीं। तो वहां ही गया। उसकी आवाज अंधकार में गूंजी। खेल अब सच में शुरू होगा। हवा ठंडी नहीं थी, फिर भी उसमें सिहरन थी। जैसे वह केवल बह नहीं रही, बल्कि देख रही हो, परख रही हो। ईशान को पहले लगा कि वह गिर रहा है, फिर उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो चुका है। उसने आंखें खोली तो उसके नीचे धरती नहीं थी, सफेद बादलों का अथाह समुद्र था जो अंतहीन फैला हुआ था। ऊपर आकाश गहरा पारदर्शी नीला था, पर उसमें कोई सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी हर दिशा से उजाला आ रहा था, जैसे प्रकाश स्वयं हवा से जन्म ले रहा हो। वह किसी ठोस सतह पर खड़ा था, पर वह सतह दिखाई नहीं देती थी। कदम रखने पर हल्की चमक उठती, जैसे हवा उसके भार को स्वीकार कर रही हो। दूर दूर तक तैरते द्वीप थे, बादलों से बने, किनारों पर चांदी जैसी रेखाएं चमकती हुईं। उन द्वीपों के बीच विशाल पुल थे जो हवा की धाराओं से बने थे। वे ठोस नहीं थे, पर टूटते भी नहीं थे। हवा यहाँ स्थिर नहीं थी, वह जीवित थी। कभी फुसफुसाती, कभी गुनगुनाती, कभी अचानक तेज होकर गोल गोल घूम जाती। वायु लोक में तुम्हारा स्वागत है, ल्यारा की आवाज उसके पीछे से आई। ईशान मुड़ा। ल्यारा अब पहले से अलग दिख रही थी। उसके वस्त्र अब धुंध जैसे पारदर्शी थे और उसके चारों ओर हल्की हल्की हवा घूम रही थी। उसके बाल हवा के साथ नहीं हिल रहे थे, हवा उसके साथ हिल रही थी। ये सच है, ईशान ने धीमे से कहा। ये सपना नहीं है। सपने और लोगों के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, ल्यारा ने उत्तर दिया। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें यहाँ आने की अनुमति दी है, पर ये लोग तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। दूर कहीं घंटी जैसी ध्वनि गूंजी। उसके साथ ही हवा में हल्की तरंग उठी। सामने एक विशाल द्वीप धीरे धीरे उनकी ओर सरकने लगा। उस द्वीप के केंद्र में एक ऊंचा स्तंभ था जो पारदर्शी क्रिस्टल जैसा दिखता था। उसके भीतर कुछ घूम रहा था, एक तेज चमकदार भंवर जो नीले और सफेद रंग में चमक रहा था। वह वायु तत्व है, ल्यारा ने कहा। 7 तत्वों में पहला। जब तक वह स्थिर है, वायु लोक संतुलित है। लेकिन छाया लोक की दृष्टि यहां भी पहुंच चुकी है। ईशान ने ध्यान से देखा। भंवर की गति असामान्य थी, कभी तेज कभी धीमी। उसके आसपास हवा भारी हो रही थी। मुझे क्या करना होगा, उसने पूछा। ल्यारा कुछ क्षण मौन रही। वायु तत्व किसी बल से नहीं, संतुलन से झुकता है। तुम्हें उसके केंद्र तक पहुंचना होगा, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। जैसे ही उसने कहा, उनके पैरों के नीचे की अदृश्य सतह धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अब उनके सामने केवल हवा के पुल थे, पतले, पारदर्शी और गहराई अनंत। ईशान ने नीचे देखा। बादलों का समुद्र था, पर उसके नीचे क्या है ये दिखाई नहीं देता था। उसे हल्की चक्कर सी आई। डर स्वाभाविक है, ल्यारा की आवाज शांत थी, पर वायु लोक में डर वजन बन जाता है, और वजन गिरा देता है। ईशान ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कीं। उसे अपने भीतर वही 7 धड़कनें महसूस हुईं। उसने एक एक कर उन्हें सुनने की कोशिश की। उनमें से एक धड़कन बाकी से हल्की थी, जैसे फुसफुसाहट। उसने उसी पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पहला कदम बढ़ाया। हवा का पुल उसके नीचे चमका, फिर स्थिर हो गया। उसने दूसरा कदम रखा। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे उसके भीतर का भय धीरे धीरे छूट रहा हो। अचानक हवा तेज हो गई। सामने से एक शक्तिशाली झोंका आया, इतना तीव्र कि वह पीछे डगमगाने लगा। पुल कांप उठा। संतुलन, ल्यारा की आवाज गूंजी, पर अब वह दूर लग रही थी। ईशान ने अपने पैरों को स्थिर करने की कोशिश की, पर हवा हर दिशा से आ रही थी। उसके भीतर डर लौट आया।
नीचे अनंत गहराई थी। तभी उसने एक और आवाज़ सुनी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने कान के पास फुसफुसाया हो। हवा को रोको मत, उसके साथ बहो। उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। वह झुक गया, अपने शरीर को हवा की दिशा में ढाल दिया। झोंका उसे धकेल नहीं पाया, वह उसके साथ बहने लगा। पुल स्थिर हो गया, हवा शांत हो गई। दूर क्रिस्टल स्तंभ अब और स्पष्ट दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते पहुंचा, आकाश का रंग बदलने लगा। नीले में काले धब्बे उभर आए। हवा में एक भारीपन आ गया, अजनबी ठंडा। क्रिस्टल के चारों ओर छाया की पतली रेखाएं लिपटने लगीं। वे आ गए। ल्यारा की आवाज़ गंभीर थी। काले धुएं जैसी आकृतियां हवा में उभरने लगीं। उनके चेहरे नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति में शीतलता थी, ऐसी शीतलता जो जीवन को धीमा कर दे। वे सीधे क्रिस्टल की ओर बढ़ रहे थे। ईशान का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि समय कम है। उसने दौड़ने की कोशिश की, पर हवा में दौड़ना आसान नहीं था। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। छाया आकृतियां अब स्तंभ को छूने लगी थीं। जहां वे छूती, वहां नीली चमक मध्यम हो जाती। ईशान आखिरकार द्वीप पर पहुंचा। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। हवा का भंवर उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी हथेली का चिन्ह फिर से प्रकट हुआ, पहले से अधिक उज्ज्वल। छाया आकृतियां उसकी ओर मुड़ीं। उन्हें देखकर उसे डर नहीं लगा, उसे केवल एक दृढ़ता महसूस हुई। तुम संतुलन नहीं समझते, उसने अनायास कहा, जैसे शब्द उसके अपने न हों। उसने दोनों हाथ क्रिस्टल पर रख दिए। उसकी आंखें नीली रोशनी से भर गईं। हवा का भंवर अचानक तीव्र हो गया। छाया आकृतियां पीछे हटने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धकेल दिया हो। लेकिन उसी क्षण उसे भीतर एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कुछ उसके भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वायु तत्व स्थिर हो रहा था, पर उसकी ऊर्जा ईशान के भीतर प्रवाहित हो रही थी। ल्यारा द्वीप के किनारे खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य था। छाया पूरी तरह पीछे हट गई। आकाश फिर से नीला हो गया। क्रिस्टल अब शांत था, उसके भीतर का भंवर स्थिर और संतुलित। ईशान धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी हथेली का चिन्ह अब पहले से स्पष्ट था, और उसमें एक रेखा हल्की सी चमक रही थी, जैसे सात में से एक जाग चुकी हो। ल्यारा उसके पास आए। तुमने वायु तत्व को स्वीकार कर लिया है। ये तुम्हारे भीतर रहेगा। ईशान ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। ये तो बस पहला है न? ल्यारा ने सिर हिलाया। हाँ, और हर तत्व के साथ परीक्षा कठिन होती जाएगी। छाया लोक अब जान चुका है कि तुम सचमुच जाग चुके हो। दूर क्षितिज पर, नीले आकाश के पार, एक क्षण के लिए काली दरार सी चमकी। बहुत सूक्ष्म पर स्पष्ट। ईशान ने उसे देखा, और उसे समझ आ गया, ये यात्रा केवल संतुलन की नहीं है। ये युद्ध है, और यह अभी शुरू ही हुआ है। हवा यहाँ अलग थी। वायु लोक के ऊंचे द्वीपों पर खड़े हुए ईशान को पहली बार महसूस हुआ कि शक्ति केवल चमकती रोशनी नहीं होती, वह जिम्मेदारी का भार भी होती है। उसकी हथेली में अंकित चिन्ह पहले से अधिक स्पष्ट था। 7 रेखाओं में से एक हल्की नीली चमक से जीवित थी, जैसे किसी दीपक की पहली लौ। वायु तत्व उसके भीतर स्थिर था, पर उसके साथ एक नई संवेदनशीलता भी आ गई थी। अब वह हवा को केवल बहते हुए नहीं सुनता था, वह उसकी दिशा, उसका मूड, उसका डर और उसकी बेचैनी महसूस कर सकता था। ल्यारा कुछ दूरी पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, पर पूर्ण विश्वास नहीं। पहली परीक्षा पार करना आसान नहीं था, उसने कहा, पर असली परीक्षा अब शुरू होती है। तत्व को स्वीकार करना और तत्व के साथ जीना अलग बात है। ईशान ने गहरी सांस ली। उसे सचमुच लगा जैसे हवा उसके फेफड़ों में नहीं, उसकी आत्मा में भर रही है। अगला लोक? उसने पूछा। ल्यारा ने उत्तर देने से पहले आकाश की ओर देखा। नीले विस्तार में एक क्षण के लिए लहर उठी, फिर दूर क्षितिज पर काली रेखाएं उभरीं। वे स्थिर नहीं थीं, वे फैल रही थीं। छाया लोक चुप नहीं बैठेगा, उसने कहा। तुमने वायु तत्व को स्थिर किया है। इसका अर्थ है कि संतुलन की पहली कड़ी वापस जुड़ गई है। यह उनके लिए खतरा है। अचानक द्वीप के नीचे बादलों का समुद्र घूमने लगा। सफ़ेद बादल धीरे धीरे धूसर होने लगे। हवा का तापमान गिर गया। ईशान ने अपनी त्वचा पर ठंडक महसूस की, पर यह साधारण ठंड नहीं थी। यह ऐसी ठंड थी जो भीतर तक उतर जाए। वे यहाँ तक पहुँच सकते हैं? ईशान ने पूछा। सीधे नहीं, ल्यारा ने कहा, पर वे दरारें बना सकते हैं। और दरारें पर्याप्त होती हैं। जैसे उसके शब्दों की पुष्टि हो रही हो, क्रिस्टल स्तंभ के पास हवा में एक पतली काली दरार उभरी। पहले वह केवल बाल की रेखा जितनी थी, फिर वह चौड़ी होने लगी। उस दरार के भीतर प्रकाश नहीं था, केवल घना, गहरा अंधकार। ईशान ने स्वाभाविक रूप से अपनी हथेली उठा ली। चिन्ह हल्का चमका। दरार से एक आकृति बाहर आई। वह पहले की छाया प्राणियों जैसी नहीं थी।
उसका आकार स्पष्ट था, लंबा, पतला, और उसके चारों ओर धुएं की चादर लिपटी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, पर उसकी आंखें दो स्थिर लाल बिंदुओं की तरह चमक रही थीं। रक्षक, वह आवाज आई, गहरी और धीमी, जैसे पत्थर के भीतर से आती हो। ईशान का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तुम कौन हो? उसने दृढ़ता से पूछा। हम वही हैं जो संतुलन को तोड़ते नहीं, उसे नया रूप देते हैं, आकृति ने उत्तर दिया। लोगों को अलग रखने की आवश्यकता क्यों है? उन्हें मिल जाने दो, अराजकता में ही सच्ची स्वतंत्रता है। ल्यारा आगे बढ़ी। वापस जाओ, वेराक, उसने कठोर स्वर में कहा। ये लोग तुम्हारे लिए बंद है। तो उसका नाम वेराक था। वेराक ने हल्की हंसी हंसी। बंद? कोई लोग सदा बंद नहीं रहता, प्रेरी। दरारें बनती हैं और दरारें बढ़ती हैं। उसकी दृष्टि ईशान पर टिक गई। और ये तो अभी सीख ही रहा है। ईशान ने अपने भीतर वायु तत्व की धड़कन को महसूस किया। उसने आंखें बंद कीं। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसे याद आया कि उसने पुल पर क्या सीखा था, प्रतिरोध नहीं, संतुलन। उसने डर को रोका नहीं, उसने उसे स्वीकार किया। वह हवा के साथ बहा। उसने आंखें खोलीं। उसके चारों ओर हल्का नीला चक्र घूम रहा था। वेराक ने हाथ उठाया। काले धुएं की धाराएं आगे बढ़ीं, जैसे वे हवा को पकड़ लेना चाहती हों। नीला चक्र और काला धुआं टकराए। टकराव में कोई विस्फोट नहीं हुआ, बस एक तीव्र कंपन हुआ, जिसने पूरे द्वीप को हिला दिया। ईशान ने महसूस किया कि वेराक की शक्ति भारी थी, वह दबाती थी, नीचे खींचती थी। इसके विपरीत वायु तत्व हल्का था, ऊपर उठाने वाला। संघर्ष केवल शक्ति का नहीं था, स्वभाव का था। तुम नहीं समझते, वेराक की आवाज गूंजी। 7 लोगों का विभाजन एक त्रुटि है। छाया लोक उन्हें मुक्त करेगा। मुक्त या नष्ट? ईशान ने प्रत्युत्तर दिया। वेराक क्षण भर मौन रहा, फिर उसने दोनों हाथ फैलाए। दरार और चौड़ी हो गई। उससे काली लहर निकली, जो सीधे क्रिस्टल स्तंभ की ओर बढ़ी। उसे रोको, ल्यारा चिल्लाए। ईशान ने क्रिस्टल की ओर देखा। यदि वह फिर से अस्थिर हुआ, तो वायु लोक बिखर सकता था। उसने अपनी पूरी चेतना वायु तत्व पर केंद्रित कर दी। उसके चारों ओर का नीला चक्र फैल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। हवा अचानक भयंकर वेग से घूमने लगी। बादलों का समुद्र नीचे उफान लेने लगा। वायु का भंवर बना, इस बार क्रिस्टल के बाहर। उसने काली लहर को घेर लिया। धुआं भंवर में फंस गया। वेराक ने प्रतिरोध किया, पर हवा हर दिशा से उसे धकेल रही थी। ईशान के माथे पर पसीना था। उसकी सांसें भारी थीं। ये पहली बार था जब वह सचमुच किसी विरोधी के सामने खड़ा था। यह अभ्यास नहीं था। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, वेराक की आवाज कंपन के बीच आई। और जब तुम सीखोगे, हम फिर मिलेंगे। अचानक दरार सिकुड़ने लगी। काली लहर पीछे हट गई। वेराक का शरीर धुएं में घुलने लगा। उसकी लाल आंखें आखिरी बार चमकीं। जल तत्व अस्थिर है, अगर उसे न रोका गया तो अगला पतन वहीं से शुरू होगा। और वह गायब हो गया। आकाश फिर से साफ हो गया, पर हवा कुछ क्षणों तक बेचैन रही। ईशान घुटनों के बल बैठ गया। उसकी हथेली में चिन्ह जल रहा था। नीली रेखा अब पहले से उज्ज्वल थी, पर उसके पास एक और रेखा हल्की सी चमक रही थी, जैसे चेतावनी हो। ल्यारा उसके पास आए। तुमने उसे पीछे धकेल दिया। यह आसान नहीं था, ईशान ने थके स्वर में कहा। वह जल तत्व के बारे में बोल रहा था। ल्यारा ने गंभीरता से सिर हिलाया। जल लोक भावनाओं का लोक है। वहां असंतुलन तेजी से फैलता है। अगर छाया वहां पहले पहुंची। वह वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ईशान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब पहले जैसी उलझन नहीं थी, वहां दृढ़ता थी। तो अगला कदम जल लोक है। ल्यारा ने उसकी ओर देखा, इस बार एक प्रेरी की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह। हाँ, और वहां तुम्हें केवल शक्ति से नहीं, अपने भीतर की गहराइयों से भी गुजरना होगा। वायु लोक के द्वीप धीरे धीरे दूर सरकने लगे। हवा फिर से शांत हो रही थी, जैसे वह जानती हो कि उसका रक्षक आगे बढ़ रहा है। ईशान ने अंतिम बार नीले आकाश को देखा। उसे पता था कि यह केवल शुरुआत है। छाया लोक अब उसे पहचान चुका था। खेल खुलकर सामने आ चुका था। उसने आंखें बंद कीं और अगली यात्रा के लिए तैयार हो गया। दूर किसी अनदेखे अंधकार में वेराक की लाल आंखें फिर से खुलीं। उसके सामने जल की विशाल लहरें उठ रही थीं। वह मुस्कुराया। देखते हैं, रक्षक गहराइयों में कितना टिकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।